जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिनमें कि था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, तो इतने 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उसके आगे वाले क्वेश्चन, जो कि होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या बोला है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, अर्दन पॉट्स जो होते हैं, वो बनाते थे, उनका छोटा सा बिजनेस था। ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स डेली बेसिस, मतलब वो रोज पॉट बनाते थे, हमको पता नहीं कितने पॉट्स बनाते थे। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹40, मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। ठीक है, तो जितने पॉट्स वो एक दिन में बनाते थे, सपोज हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि कितने पॉट्स वो बनाते थे, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो एक्स पॉट्स एक दिन में बनाते होंगे। एक दिन में कितने पॉट बनाते होंगे, ये रफ वर्क है हमारा। ठीक है, एक्स पॉट्स वो एक दिन में बनाते होंगे, तो उन्होंने क्या बोला है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है टोटल। तो देखो यहाँ पे 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, तो इसके ये टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इसके कितने 10 टाइम्स 40 मोर देन 40, मतलब क्या हो जाएंगे यहाँ पे 40 रुपये ऐड भी हो जाएंगे। तो ये क्या है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट की क्या है उसकी अर्दन, एक अर्दन पॉट की कॉस्ट है उसकी, एक सिर्फ एक की, एक को वो कितने में बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है। ठीक है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ अर्दन पार्ट्स ही मेक्स इन वन डे, एक दिन में वो इतने बना रहा है। हमने कंसिडर किया है कि एक्स बना रहा होगा, हो सकता है एक्स 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, हमें पता नहीं ना, अननोन है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स कंसिडर किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स पर डे इज ₹600, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। ठीक है, तो क्या बोला उसने, देखो एक दिन में वो जितने भी पॉट्स बनाता है उन सभी की वैल्यू कितनी है, इन सभी की वैल्यू कितनी है, ₹600। एक दिन में वो जितने भी बनाता है, अभी हमें पता नहीं, बट हमें ये पता है कि एक दिन में वो जितने बनाता होगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, एक दिन में जो वो पॉट बनाता है, ठीक है, एक दिन में वो जितने भी पॉट्स बनाता है उन सभी की कॉस्ट कितनी है, ₹600 है। बट एक पॉट की कीमत कितनी रखी है उसने, 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे प्लस 40, इतनी कॉस्ट रखी है। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिलेगा, एक नंबर ऑफ पॉट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हमें क्या देगा, 600 देगा। तो यही हो गया हमारा, यही हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अभी तो हमें अभी पता नहीं है, बट क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, या फिर ऐसा लिखते हैं, कहा डस्टर थोड़ा सा कहा, हाँ, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, बराबर है, नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स इन वन डे बी एक्स। तो कितने पॉट्स बनाता है वो, एक्स पॉट बनाता है, कितने पॉट बनाता है, नंबर ऑफ पॉट्स, एक एक्स पॉट्स बनाता है। ठीक है, तो हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी है, एक पॉट की वैल्यू पता है, सभी की पता है क्या, हाँ पता है ना, एक दिन में जितने पॉट बनाता है उसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है, देखो जितने पॉट वो बनाता है उसके 10 टाइम्स मोर देन 40, इसको देंगे रुपीज़। ठीक है, या फिर यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल भी आप ड्रॉ कर सकते हो, रुपीज़ लिखने की जरूरत नहीं, इतने बनाता है। तो देखो गिवन कंडीशन दी है हमें, कितने बनाता है वो, एक दिन में एक्स बनाता है, उसको अगर एक पॉट की कीमत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बने, पूरा दिन भर में जितना बनाता है उसका कितना है, 600। तो ये मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर according to given condition
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें क्या पता है कि एक दिन में वो इतने बनाता है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक दिन एक पॉट के कॉस्ट से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा दिन भर में वो जितना बनाता है उसकी प्राइस प्लस 40। तो ये कितने दी है 600। ये दिन भर में जितने पॉट बनाता है उसकी कीमत कितनी है 600 रुपीज़। तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x² प्लस ये हो जाएगा 40 इंटू एक्स मतलब 40x। 600 को इधर भेज तो क्या हो जाएगा -600 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 600 है। ये तीनों जो है ये 10 से डिविजिबल है। देखो एक एक जीरो सब में ही है, तो डिवाइड करो। डिवाइड बोथ साइड बाय 10। क्या करेंगे हम 10 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ही लिख देता हूँ क्योंकि जगह है थोड़ी सी, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा x²। यहाँ क्या बचेगा 40 डिवाइडेड बाय 10, तो बचेगा यहाँ पे प्लस 4x माइनस 600 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो कैंसिल कर दो क्या बचेगा -60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी 60 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन क्या आना चाहिए +4 और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए -60। तो मुझे पता है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ -60। मैं बोल सकता हूँ कि 10 6 कितना होता है 60। 10 को अगर मैं 10 से अगर मैं 6 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। पर मुझे कौन सा चाहिए पॉजिटिव 4। बट अगर आप देखोगे 10 6 कितना होता है 60 होता है, बट मुझे क्या चाहिए -60। यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए तो बड़े वाले नंबर को मैं प्लस का साइन लगाऊंगा और छोटे वाले नंबर को माइनस का। तो देखो 10 - 6 कितना आ जाएगा -4 और 10 इंटू -6 कितना आ जाएगा -60, ठीक है। तो हमें फैक्टर मिल गए। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो कॉमन निकालो, यहाँ 2x है, एक x कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पे बचा 1x, ये x तो कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पे प्लस 10 माइनस 6, ये ब्रैकेट एज इट इज उठा के रख दो, x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देयरफॉर एक बार पहले इस ब्रैकेट को लिखो, x - 6 को एक ब्रैकेट में लिखो, x - 6 इंटू एक्स प्लस 10 वाला ब्रैकेट x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि x - 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -10। तो देखो नंबर ऑफ पॉट्स जो भी बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे ना, 6 पॉट बनेंगे, -10 पॉट बनेंगे क्या, नहीं। तो इसका मतलब वो कितने पॉट बनाता है एक दिन में 6 पॉट बनाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर मिस्टर कासम मेक्स 6 pots in one day। बट उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने प्राइस भी तो पूछा है ना, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। तो 1 पॉट की कॉस्ट कितनी है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा था कितनी है, इतनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्शन, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10x प्लस 40, यहाँ पे लिखता हूँ रुपीज़ 10x। तो यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़ 10 इंटू एक्स कितना है 6 प्लस 40, तो क्या आ जाएगा रुपीज़ 6 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 100। इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रुपीज़ 100। कितने पॉट बनाता है एक दिन में, टोटल 6 पॉट बनाता है। तो 100 के हिसाब से 6 पॉट के कितने हो गए 600 रुपीज़ हो गए। मतलब पर डे वो कितना रुपीज़ कमाता है 600 रुपीज़ कमाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस
वर्ड प्रॉब्लम में अगर किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे पूछो या फिर कमेंट करो, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर ले लिया होगा तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन अभी पढ़ाता हूँ, ठीक है। सेकंड मतलब हमारा इस वीडियो का सेकंड और प्रैक्टिस सेट 2.6 का 7th क्वेश्चन चलेगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या बोला है, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, ठीक है। कितना बोला है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब जो बहता पानी है उसका स्पीड कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझते उन्होंने क्या बोला है, प्रतीक नाम का एक लड़का है जो क्या कर रहा है, बोट से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। बोट से ट्रैवल कर रहा है और उसको पूरा ट्रैवलिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 36 किलोमीटर। पर इन्होंने क्या बोला है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब वो रिटर्न भी आएगा ना, वो रिटर्न भी आएगा। तो देखो अगर ये देखो ये बहता पानी है, ये बहता पानी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये नदी है, नदी में क्या है, एक बोट है, तो बोट के लिए हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समझो ये बहता पानी है, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है वो डायरेक्शन होती है डाउन स्ट्रीम, वो डायरेक्शन होती है डाउन स्ट्रीम। और उसके अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपस्ट्रीम, वो होती है अपस्ट्रीम, ठीक है। अगर आप पानी में कभी तैरने गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि जब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में हम स्विमिंग करते हैं या फिर तैरते हैं तो उस टाइम हमारा जो स्विमिंग का स्पीड जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है, वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। थोड़ा सा वायर अटक गया, 1 मिनट, ठीक है। तो ये जो हम जब नदी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बहना चालू कर रहे थे तो हमारा स्पीड कम होता है, तैरने का स्पीड क्या होता है, कम होता है, स्विमिंग का स्पीड। और पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो हमारे स्विमिंग का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, मतलब हमारा स्पीड क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब जब भी डाउन स्ट्रीम आएगा तो आपको क्या यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है, और अपस्ट्रीम के यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपको माइनस यूज़ करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, बोट से ट्रैवल कर रहा है वो, किससे, बोट से। अभी जाहिर सी बात है बोट तो पानी में होगी ना, मुझे ड्राइंग अच्छी बनानी नहीं आती तो थोड़ा सा समझ लो। तो ये क्या है, ये एक बोट है, ठीक है। अगर ये समझो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट समझो ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वो आ रहा है भैया, हमारा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 36 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ रिटर्न भी जा रहा है हमारा भैया, कितने टाइम में, 36 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही जा रहा है वो, ठीक है। इन दोनों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए और यहाँ से फिर से रिटर्न जाने के लिए उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, टोटल उसको 8 घंटे लग रहे हैं भैया। कितने लग रहे हैं, टोटल उसको 8 घंटे लग रहे हैं। और इसमें भी हमें ये पता है कि ये जो हमारी बोट है वो बोट की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। बट उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब ये जो बहता पानी है उसका भी तो कुछ स्पीड होगा ना। पानी बह रहा है तो अगर पानी बहता है तो कुछ स्पीड से बहेगा ना, ऐसे थोड़ी ना बहेगा। तो ये जो पानी का जो स्पीड होता है, वाटर करंट जिसे बोलते हैं, वो हमें पता नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि ये कितना है, x किलोमीटर पर आवर। पानी बह रहा है भैया, बहने दो, पर हमें स्पीड पता नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक है पानी जी, हम क्या बोलते हैं कि आपका स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसको भी बुरा नहीं लगेगा। तो अभी हम पाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी तक जो मैंने समझाया वो बस था एक ट्रेलर, ठीक है। अभी इसी ट्रेलर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं पूरे डिटेल के साथ। और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा सेम एग्जाम्पल हमने सॉल्व एग्जाम्पल में पढ़ा है, सेम था एग्जाम्पल, ठीक है। उसमें आई थिंक स्पीड ऑफ वाटर करंट और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर ये भी फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ वाटर करंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें पता नहीं। तो हमने क्या कंसिडर किया है, वहाँ पे एक्स कंसिडर किया है। तो यहाँ पे लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
वाटर करंट की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ों पर हम धीरे धीरे आएंगे। उसके बाद देखो स्पीड ऑफ बोट दी है, स्पीड ऑफ बोट कितनी है, तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और बात मुझे याद आ गई, मैंने ये नहीं बताया था, ठीक, कि अगर ये बोट मूव कर रही है 12 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर करंट का जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगा ना। अगर डाउन स्ट्रीम है तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। पानी का स्पीड, पानी जिस स्पीड में बह रहा है वो स्पीड, और उसके बाद बोट का स्पीड, ये दोनों ऐड हो जाएंगे डाउन स्ट्रीम में, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो। बट अपस्ट्रीम में अगर वो जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पानी का जो स्पीड है कि बोट के स्पीड को अपोज करने के लिए अपोज करने के लिए ट्राई करेगा। अगर अपोज करने के लिए ट्राई करेगा, इसका मतलब क्या होता है, उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब क्या है, वो स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। स्पीड को रोक रहा है, मतलब क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में आएंगे तो क्या करना है, एक्स को प्लस करना है, और अपस्ट्रीम में क्या करना है, एक्स को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड में वाटर करंट का स्पीड भी ऐड हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में पानी भी बह रहा है, उसके साथ साथ बोट भी बहते चला जा रहा है। ठीक है भैया, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलेगा, जल्दी पहुंचे, हमें क्या करना है, हम थोड़ी ना बोट में बहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अभी स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना जा रहा है, कितना होगा, देखो पानी जिस दिशा में बह रहा है उसके उल्टी दिशा में बहोगे तो क्या होगा, स्पीड रिड्यूस हो जाएगा ना, मतलब माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। बट अभी जैसे हमने बोला यहाँ पे कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर तक जा रहा है और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस तो फिक्स है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा हमारा। तो हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू कितना है, 36 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल 36 किलोमीटर। अब ये दोनों में भी है, अप डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर गया वो, और अप स्ट्रीम में भी कितना गया, 36 किलोमीटर गया है। ठीक है, और ये दोनों टाइम जाने और आने के लिए, पहले गया फिर आया। ठीक है, पहले गया फिर आया, तो उसको टोटल कितना टाइम लगा, उसको टोटल टाइम लगा है 8 घंटे का। ठीक है, 8 आवर्स लगे उसको टोटल टाइम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 8 आवर्स। कितना लगा उसको, 8 घंटे लगा ये सब पूरा काम करने में। ठीक है, तो हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाय गिवन कंडीशन, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कि डाउनस्ट्रीम में जाने के टाइम वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 36 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम में जाने के टाइम बेबी वो का कितना डिस्टेंस कवर रहा है, 36 किलोमीटर। तो दोनों का स्पीड हो जाएगा, और हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट टाइम तो यहाँ पर फिक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम प्लस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं बाय गिवन कंडीशन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन डाउनस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना है, टोटल टाइम तो सेम ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 36 अपॉन क्या लिखेंगे, डाउनस्ट्रीम में क्या है 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन अपस्ट्रीम में क्या है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 आवर्स। ठीक है, कितना हो गया, 8 आवर्स। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, देखो ये 36 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल देंगे यहाँ पे।
ठीक है, कॉमन निकाल देंगे, इसको मैं रब कर दूंगा। यहाँ पे 36 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या बचा 12 प्लस एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 8 है, इज इक्वल टू कितना है 8 है। ये आप अपने बुक में लिख लो, क्योंकि यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें मैं रब कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 36 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भेज देते हैं पहले, और अंदर वाला क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो 12 माइनस एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एज इट इज 12 प्लस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 8 अपॉन क्या हो जाएगा 36। ठीक है, सबसे पहले तो इसे देखो, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 12 प्लस 12 24, क्या बचा इधर 12 प्लस 12 24, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 24। और ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब यह क्या आएगा 12 का स्क्वायर माइनस इसका क्या आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये 4 से डिवाइड होता है, 4 टू ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन 9। अब क्या करेंगे 9 को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई होगा, पर इसके पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 24 अपॉन 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये फॉर्मूला यहाँ से रब कर देता हूँ, आप लिख के रखो अपने बुक में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो ज़्यादा जगह भी लगेगी उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद से मैं यहाँ से थोड़ा, तो यहाँ लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं वैसे। तो देखो अभी थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, तो ये देखो इसको मैं इधर भेज देता हूँ, पहले तो 9 को भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया तो वो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में था उधर, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इज इक्वल टू लिखेंगे हम 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 24 इंटू 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 144 माइनस माइनस है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो 2 से कट हो जाता है, 2 12 जा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 108, 12 9 से कितना होता है 108, तो यहाँ पे क्या बचा है 144 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यार देखो अभी माइनस एक्स स्क्वायर है इधर, तो माइनस नहीं होना चाहिए एक्स, तो इसको इधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108। सो लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 144 माइनस 108 करोगे तो कितना आता है 36। ठीक है, और x इज इक्वल टू अंडर रूट 36 कितना हो जाता है x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस 6, और हमें पता है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, निगेटिव तो होगी नहीं। क्या बोलेंगे आप -6 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, अरे पीछे थोड़ी ना जा रहा था, रिवर्स में जाएगा तो भी स्पीड पॉजिटिव ही रहेगी ना। अरे कैसे बात करते हो, स्पीड हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको सेंटेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हो द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर, लिख के देता हो। तो यहाँ पे देखो द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। ठीक है, पर अगर आप इसको 10 टाइम्स लिख के देखते हो, सिर्फ क्वेश्चन एक बार लिखो, उसके बाद आंसर 10 टाइम कॉपी कर लो। ठीक है, 10 टाइम कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी डाउट थे वो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझा यहाँ पर। ठीक है, देयरफॉर देना मत भूलो, जगह नहीं होती है तो मैं थोड़ा सा शायद देने के लिए भूल जाता हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या बोला है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी से समझता नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी रहते हैं, जिनको आपको
कुछ सेकंड में सॉल्व करना होता है, ठीक है, कुछ सेकंड में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसका, ये वर्क डन का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वर्क डन का प्रॉब्लम है और ये आपके एप्टीट्यूड के सिलेबस में होता है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर ले कि यह वर्क डन में प्रॉपर टाइम एंड डेज का एक टाइमिंग होता है, टाइम एंड डेज का, तो उसका टॉपिक है ये, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें क्या बोला है, देखो, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क, ठीक है। निशु को जितना टाइम लगता है, मतलब जितने दिन लगते हैं किसी काम को करने के लिए एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जितना टाइम उसको लगता है, जितने दिन उसको लगते हैं, उसमें अगर हम 6 days ऐड कर देंगे तो उतना टाइम किसको लगता है वो काम खत्म करने के लिए, पिंटू को लगता है। किसको लगता है, पिंटू को लगता है। वो उससे 6 दिन ज़्यादा लेता है। अगर वो एक दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो उसमें अगर हम 6 दिन ऐड करेंगे तो कौन करता है, पिंटू करता है। इसका मतलब ये क्या है, पिंटू बहुत लेजी है, बहुत आलसी है, ठीक है, वो छोड़ दो, उसका हमें कोई लेना नहीं। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, अगर वो दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 दिन में वो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। जो काम करता है उसके साथ ये लेजी वाला भी काम करने लग जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर दोनों अलग अलग, मतलब दोनों अकेले काम करते हैं तो उसी काम को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि निशु को कितना टाइम लगता है अकेले काम करने के लिए और पिंटू को कितना काम लगता है। एक बात तो कंफर्म है, निशु को जितना टाइम लगता है उससे 6 दिन ज़्यादा तो पिंटू को लगता है। इसका मतलब आंसर में भी निशु को जितने दिन लगते हैं वो कम ही आने वाले हैं, उसमें जब 6 ऐड करेंगे तो वो किसका होगा, वो पिंटू का वर्क डन होगा। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि वो आलसी है, आलसी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें क्या करना है, तो देखो हम मान के चलते हैं कि निशु को जितना टाइम लगता है, मतलब जितने दिन लगते हैं वो कितने हैं, x डेज है। कितना टाइम लगता है उसको, x डेज, ठीक है। हमें पता नहीं एक्चुअल में एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, इसलिए हमने मान के चला है कि उसको कितना दिन लगता है, x दिन लगता है, ठीक है। और पिंटू को कितना लगेगा, फिर x + 6 दिन लगेगा उसको, x + 6 डेज। क्यों, अरे आलसी है ना भैया, इसलिए 6 दिन ज़्यादा लगाता है। 5 दिन सोता है, उसके बाद उठ के काम करता है, फिर बोलता है भैया काम ही नहीं हो रहा है, 6 दिन लगेंगे। अरे लगने दो, हमें क्या, हमें तो मार्क्स से मतलब है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट वर्ड नहीं यूज कर सकते, लेट की जगह हम करते हैं सपोज वर्ड। तो हम वो लिख सकते हैं यहाँ पे सपोज क्या लिखेंगे, देखो निशु को कितना टाइम लग रहा है, निशु को टाइम लग रहा है x डे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे निशु टेक्स, पिंटू को हटा दो, पहले निशु को ले लो। सपोज निशु टेक्स x डेज, किस लिए, वर्क अलोन, वर्क अलोन। निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट वर्क अलोन, ठीक है। उस बेचारी को अकेले को काम करने के लिए x डेज लगते हैं, ठीक है। तो पिंटू को कितने लगेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर पिंटू टेक्स, जितना इसको लगता है उससे 6 दिन ज़्यादा, x + 6 डेज टू कंप्लीट वर्क अलोन। इसको भैया को 6 दिन ज़्यादा ही लगेंगे, जिंदगी भर काम करेगा फिर भी 6 दिन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, वो दोनों जब काम करते हैं तब वो क्या करते हैं, 4 दिन में वो काम खत्म करते हैं। बट ये कितने दिन का है, एक ही दिन का है ना जब वो काम करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय निशु इन 1 डे। एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में इतना है ना, 1 डे में कितना काम करती है वो x, तो 1/x लिखेंगे। 1 डे में कितना काम करती है, 1/x, एक दिन में इतना ही काम करेगी वो, ठीक है। तो सिमिलरली पिंटू के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे, तो कितना आएगा
1/x+6 एक दिन में कितना काम करता है, इससे ज़्यादा ही करेगा ना, 6 दिन तो इतना टाइम लगता है उसको। अभी क्या बोला है, इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है, दोनों अगर मिलके काम करते हैं, ठीक है, बोथ वर्क डन बाय बोथ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल वर्क डन बाय बोथ, ऐसे लिखेंगे, सेंटेंस को चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है, टोटल, बहुत स्पेस छूट गया यहाँ पे, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे। अगर दोनों काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का काम ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/x + 1/x + 6, दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पे मेन ट्रेजेडी चालू हो जाती है, ठीक है, मेन ट्रेजेडी चालू हो जाती है, कैसे, ठीक है, टोटल कितना दिया है उन्होंने, टोटल कितना दिया है, ठीक है। देखो जब वो दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो कितना करते हैं, देखते हैं कितने दिन में, 4, जब वो दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में फिनिश करते हैं, 4 दिन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं निशु एंड पिंटू टेक्स 4 days टू कंप्लीट वर्क, 4 दिन। पर मुझे बताओ ये पूरा 4 दिन के बारे में बोला है ना, एक दिन के बारे में, तो 4 दिन मतलब है 4 दिन के काम को कैसे कंप्लीट करेंगे, 1/4 मतलब 4 दिन में से एक दिन काम करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद प्लस फिर से एक दिन काम करेंगे, फिर से एक दिन का रेस्ट लेंगे, एक दिन काम करेंगे, फिर से रेस्ट, एक दिन काम करेंगे, फिर से रेस्ट, ठीक है। तो ये देखो 4 में से पहले दिन काम किया, उसके बाद 4 में से दूसरे दिन काम किया, इसके बाद 4 में से तीसरा दिन काम किया, इसके बाद 4 में से चौथे दिन काम किया। तो इसका मतलब देखो 4 + 4 + 4 + 4 सॉरी 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल 4/4 मतलब उसका पूरा 4 दिन का काम कंप्लीट हो गया। तो ये एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन में कितना करते हैं, 1/4 करेंगे ना, 1/4 करेंगे। तो हमें पता है कंडीशन क्या है हमारी, जब दोनों मिलके काम करेंगे एक दिन का, ये एक दिन का है, ये भी एक दिन का है, और ये भी एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 ही काम करेंगे। अरे भैया वो भी तो आलसी है, उसको भी तो आराम करना है ना, एक दिन काम करेगा उसके बाद सो जाएगा, उसके बाद सो जाएगा, ठीक है। आपके तरह एक दिन पढ़ाई करोगे, महीना भर घूमते रहोगे, ऐसा होता है क्या, अरे मैथमेटिक्स सही है, रोज़ पढ़ना पड़ता है। तो हम क्या पता है, अभी गिवन कंडीशन क्या है, बाय हम लिख देते हैं देयरफॉर हमें पता है कि 1/x + 1/x + 6 = कितना होगा, 1/4। अभी क्या करो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 6 × 1 कितना होगा, x + 6, x × 1 कितना होगा, x अपॉन ये x इंटू क्या हो जाएगा, x + 6 = कितना होगा, 1/4, कितना होगा, 1/4। अभी देखो x + x कितना होता है, 2x + 6, इधर क्या आएगा, x × x, x² + x × 6, 6x = कितना आएगा, 1/4। अभी 4 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 है तो टेंशन ही नहीं है मल्टीप्लाई करने का, क्या आ जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 2 देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 4 2 कितना होता है, 8x आ गया, प्लस 4 6 कितना होता है, 24 = ये 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज लगेगा x² + 6x। अभी हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये x² पॉजिटिव है ना, तो इस पूरी टर्म को इधर भेजो, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x² + 6x - 8x - 24 = 0। इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, इनके साइन बस सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम x² 6x - 8x कितना आएगा, -2x - 24 = 0। तो -24 के फैक्टर निकालो, जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना आता है, -2। तो हमें पता है 6 4 कितना होता है, 24, ये माइनस चाहिए ना, बड़े वाले माइनस लगा दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2x और मल्टीप्लिकेशन -24। तो इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जगह नहीं है लिखने के लिए, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है ना जगह, क्या फैक्टर है, -6 और 4, -2 इनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी देयरफॉर x² - 6x + 4x - 24 = आ जाएगा 0, ठीक है। देखो यहाँ पे भी x² कॉमन निकालते हैं यहाँ पे,
फिर से क्यों लिखना है? तो यहाँ पे देखो 2x है, एक x कॉमन निकल गया, बचा कितना यहाँ पे एक x, यहाँ से x कॉमन ये बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा -6, यहाँ पे क्या है +4, पूरा ब्रैकेट उठा के एज इट इज लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे x - 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो पहले x +4, ये भैया ब्रैकेट के बाहर है, इनको अंदर ले लो, ले लिया यहाँ पे x - 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अभी देखो x +4 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू +4 उधर गया क्या हो जाएगा -4। वर्ड डन कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू 6। मतलब वो जो काम चल रहा है 4 दिन वाला, उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए एक दिन में कंप्लीट करने के लिए कितना निशु को कितना टाइम लगने वाला है 6 डेज। बट अगर इस 6 में वो 6 को ऐड करेंगे तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेंगे, कितना काम कंप्लीट करेगा पिंटू 12। टोटल वर्क डन उसका कितना आएगा 12। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एक दिन में निशु, ये निशु का है और पिंटू का आप निकाल के रख दो, पिंटू का कितना आएगा 6 + 6 मतलब 12 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मानता हूँ आप लोगों को समझा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, बट अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं बुक के ऊपर लिख के भी आपको समझा सकता हूँ। वीडियो बनाने के लिए बोर्ड पर ही बनाओ, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर बुक में डिटेल में समझाओ, तो मैं बोर्ड पे या फिर बुक में दोनों में डिटेल में समझा सकता हूँ। ठीक है, बस आपसे आना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम है, हमें डाउट है। ठीक है, तो ये होने के बाद अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तब तक आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया अभी आपने, तो अभी चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा भी सिंपल है। ठीक है, इसके पहले के 1-2 क्वेश्चन उन्होंने थोड़े से डिफिकल्ट दिया है, मानता हूँ। ठीक है, कि 10वीं में आप तो आपको थोड़ा सा उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप 16 साल के हो गए हो अभी, तो आपको 10वीं के लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, वो आपके लिए ईजी था। ठीक है, अगर वही मैं 9th वालों को पढ़ाऊँ ये क्वेश्चन तो उनको थोड़ा सा शायद नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं अभी 9th में कितना इजी दिया है उन्होंने, कितना सिंपल दिया है, तो देखते हैं। ठीक है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे समझा तो ये 468 नंबर है, इसको किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड किया। सपोज मान के चलते x है वो। ठीक है, मान के चलते हर एक नंबर को x मान के चलो। ठीक है, टेंशन ही खत्म, दूसरे नंबर का कंफ्यूजन ही नहीं, दूसरा नंबर वेरिएबल लेना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल आपको आता है उसका बारे में सोचो या फिर x को कंसिडर करते चलो। ठीक है, x फुकट का मिल रहा है तो ले लो। ठीक है, उसके बाद बोला है क्वेश्चन, यहाँ पे जो लिखा जाता है ये होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, क्वेश्चन इज 6 मोर, मतलब क्या हो जाएगा 6 मोर मतलब ऐड कर दे 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। अभी ये जो होता है यही होता है डिवाइजर, मतलब इसके 5 टाइम्स प्लस इसमें अगर 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा वो क्वेश्चन होगा। एंड रिमाइंडर इज 1, मतलब ये जो रिमाइंडर आने वाला है ये कितना आने वाला है ये 1। तो क्या बोला है फाइंड क्वेश्चन एंड डिवाइजर, इसलिए बराबर बोला है उन्होंने, क्वेश्चन हमें पता नहीं है और डिवाइजर पता नहीं। ये क्या होता है, ये होता है हमारा डिविडेंड, ये क्या होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, ये होता है हमारा डिवाइजर, क्या होता है ये होता है हमारा डिवाइजर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर और इसको बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसका एक फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होगा उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या होगा उसका फॉर्मेट होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा उसका भी फॉर्मेट होता है, डिवाइजर इज इक्वल टू क्या होगा उसका भी फॉर्मेट होता है, या फिर रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा उसका भी फॉर्मेट होता है। तो हमें पता है कि वो नंबर कौन सा है, डिवाइजर x है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द डिवाइजर या फिर लेट द नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर लिखते हैं। ठीक है, लेट द नेचुरल नंबर बी x, इसका काम नहीं, इसको अभी हम रब कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसको हम रब कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे लिखने के लिए जगह पर नंबर बी x, तो वो नंबर क्या है x है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है क्वेश्चन इनटू, ठीक है क्या होता है क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम
बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन, आपकी मर्जी होती है बाय गिवन कंडीशन लिखो या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखो, दोनों सेम ही होता है। तो देखो हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या लिखते हैं हम, रिमाइंडर। शायद आपको के की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है अपना, किधर गया, डिविडेंड है हमारा 460, कितना है 460 इज इक्वल टू, क्वोशिएंट क्या है हमारा, क्वोशिएंट है 5x, यहाँ पे हमने क्वोशिएंट नहीं लिखा ना, ठीक है, देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू होगा 5 टाइम्स x प्लस 6, ठीक है, 5x प्लस 6 इनटू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर x है, यहाँ पे लिया था नेचुरल नंबर, क्या हो, ये है हमारा डिवाइजर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है हमारा 1। अभी क्या करेंगे, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 460 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स कितना होगा, आप बोलेंगे 5x² प्लस 6 इंटू एक्स कितना होगा 6x, ये तो +1 बाहर है, टेंशन ही खत्म। अभी 460 को इधर भेज दो, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 5x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अभी क्या करेंगे, देखो 460 माइनस 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो ये +1 है, ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस में क्या होता है, डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 5x² प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। अभी हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके फैक्टर क्या पढ़ने चाहिए, प्लस और -6, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम, सी का और ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई करके देखते हैं कि 5 इंटू 459 इज इक्वल टू कितना होगा। तो अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे तो क्या होगा, 4 5 होता है 200, मतलब 2000, 4 5 20, 20, 5 5 25, मतलब 250, 5 9 होता है 45, सो 5922, ठीक है। इसके फैक्टर हमें बनाने हैं, तो इसके फैक्टर ऐसे कैसे बनाएंगे कि जिनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड 5 है ना यहाँ पे, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं कि इसके फैक्टर क्या आते हैं, तब जाके हमें समझ में आएगा, नहीं तो मुझे भी इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डिवाइजर और क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, एंड में 5 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऐसा ही कोई नंबर है जो 5 के टेबल में आ गया, या फिर ऐसा कोई नंबर है जिससे यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे, ये तो पता चल गया, ये कितना है 2295, कितना आएगा 2295, यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या, 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, तो ये तो बराबर है। यहाँ पे कुछ गड़बड़, यहाँ पे कुछ गड़बड़, यहाँ पे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है भैया, तो कैसा करेंगे, सब कुछ सही है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही आ जाए, ठीक है। इसमें तो यही आना चाहिए, तो क्या करते हैं 459, 9 5 45, 9 1 9, 51 माइनस 9 कितना आता है, ये भी 6 नहीं देगा हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे 2295, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना है, 6 है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था, तो इसके डबल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45.9 इंटू, अगर मैं 10 करूँगा, इसका आधा भी नहीं कर सकते, ठीक है, इसका आधा भी नहीं कर सकते, पर ये 3 से डिविजिबल होता है, तो इसको हम 3 से बढ़ा सकते हैं। 5 3 अगर हम 15 करें, उसको 3 से डिवाइड, 45, मतलब यहाँ पे 153 इंटू अगर 15 करेंगे तो भी शायद यही आएगा, बट डिफरेंस ये नहीं आएगा।
और बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। 3 5 जा 1 जा, यहाँ पे कितना आएगा 51 इंटू, देखो कितना आएगा 5 1 जा 5, या फिर 51 इंटू कितना करेंगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं, 45 करके देखते हैं। 51 माइनस 45, तो देखते हैं 5 1 जा होता है 5, 4 1 जा होता है यहाँ पे 4, 5 5 जा होता है यहाँ पे 25, ठीक है, कैरी टू 5 1 जा होता है यहाँ पे 5, सॉरी गलत हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ पे देखो 4 1 जा 5 1 जा हो जाता है 5, और 5 5 जा हो जाता है यहाँ पे 25, ठीक है, 4 1 जा हो जाता है यहाँ पे 4 5 जा हो जाता है यहाँ पे 20, तो ये देखो ये आ गया 5 9 2 2, इसका मतलब फैक्टर क्या आएंगे हमारे 51 और 45, ठीक है। तो फैक्टर आ गए यहाँ पे हमारे 51 और 45 बड़ा नंबर में। पर देखो ये आंसर क्या है, ये निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो निगेटिव आ गया, बट कैसे, देखो यहाँ पे क्या है +6 है, +6 है ना, तो 51 में से -45 करेंगे तो +6 आएगा, तो आ गया यहाँ पे मिल गया हमें +6, मल्टीप्लिकेशन क्या मिल गया माइनस मिल गया, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर, अभी खत्म हो गया, एक बार फैक्टर मिल गया अपना आंसर खत्म हो गया, ठीक है। जैसे मेरे को टाइम लगता है वैसे भी आपको ही टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैंने बहुत साल बाद सॉल्व किया, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी 5x² + 51x -45x -459 = 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से सिर्फ x कॉमन निकलेगा, क्योंकि 5 और 51 दोनों किसी के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x यहाँ पे कॉमन निकलेगा 5x, 2x है यहाँ पे, एक x कॉमन निकल दिया, प्लस यहाँ पे बचेगा 51 माइनस यहाँ पे कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन 45 निकाल सकते हैं, क्योंकि 45 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 9 5 जा 45 आता है, तो यहाँ पे निकालेंगे 9, ये क्या लिखेंगे 5x -459 = क्या आ जाएगा 0। 459 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सेम ब्रैकेट कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो 5x + 51 क्या मिलेगा -549, ठीक है। ये सेम ब्रैकेट उठा के यहाँ पे रिपीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ऐसा उल्टा लिखने में हाथ बहुत दर्द करता है, इसलिए मैं ज़्यादातर लिखता नहीं। तो देखो x को और 9 को एक ब्रैकेट में लेंगे, x - 9, ये x जैसा दिख नहीं रहा है मुझे खुद को, x - 9 इंटू 5x + 51 = क्या है 0। तो एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं x = -9 और x = क्या लिखेंगे 5x = लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऐसा उल्टा लिखने में बहुत दिक्कत होती है, और 5x + 51 = क्या लेंगे 0। अभी यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है, तो एक बात याद रखो कि वो नंबर पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी 5x = ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा -51, इसका मतलब इसके चांसेस खत्म हो गए, इसके चांसेस खत्म हो गए, इसका मतलब x = क्या आएगा -51/5, ये खत्म हो गए। निगेटिव नेचुरल नंबर होता ही नहीं ना, ठीक है, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब देखो ये x - 9 था, यहाँ पे x - 9 = 0 लिखना था, ठीक है, गलती से हो गया वो, ठीक है। सो x = कितना आएगा 9, ठीक है। तो हमारा जो नेचुरल नंबर था डिवाइजर वो क्या हो गया, देयरफॉर डिवाइजर = 9। अभी क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइजर क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर क्वेश्चन = कितना है 5x + 6, यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटू x का वैल्यू है 9 + 6 = 5 9 जा 45 + 6 = कितना आ गया 51। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है हमारा 9 एंड रिमाइंडर, सॉरी
क्वेश्चन है हमारा 51, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको? अगर कहीं पे डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करो ताकि मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना सकूँ, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो इनको टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको भी समझ में आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने पेशेंस रखा है, आपने पेशेंस रखा है, हमने साथ मिलकर किया, तब जाके ये जल्दी समझे, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट 2.6 का, जो कि एक्टिविटी बेस्ड पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हो और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को भी जल्दी से आंसर मिल जाए और जल्दी से आप मुझे कमेंट कर सको कि कहाँ पे डाउट है, कौन से प्रॉब्लम में डाउट है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, इसको पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्या बोला उन्होंने? ये एक ट्रेपेजियम है। AB पैरेलल टू CD, AB और CD ये दोनों लाइन क्या है? देखो, ये AB और ये CD ये दोनों लाइन क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है। एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काम की चीज़ है, ये भी काम की चीज़ है, ये भी काम की चीज़ है, ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर एंड द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। तो ये जो खाली जगह है, ये जो इसका खाली दिल है, इसको भर रहा है ताकि हमको सॉल्यूशन मिले कि भैया प्रॉब्लम क्या है आखिर। तो चलो खाली जगह जितने भी है उतने भरते हैं। तो देखो क्या बोला है इन्होंने, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम AB पैरेलल टू CD। अरे भैया क्वेश्चन में दिया था, वो क्या लिखना था, इसको जरूरत थी क्या? ठीक है, उन्होंने लिख दिया, हम भी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD मतलब ट्रेपेजियम का एरिया है 1/2 इंटू AB प्लस CD। तो AB कहाँ पे है? देखो AB इंटू CD, सॉरी प्लस CD। अभी देखो इंटू बोला है, ये देखो एम्प्टी बॉक्स यहाँ आ गया यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स, तो इसको भर रहा है। तो देखो इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो भैया जी अब जब हम हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। क्या होता है? पैरेलल साइड का सम उसका हाफ इंटू हाइट, ठीक है, इंटू हाइट। तो हाइट क्या है यहाँ पे? हमारी AM है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली हाइट मेंशन नहीं किया है, ठीक है, मतलब वैल्यूज नहीं पुट किए, तो वैल्यूज उन्होंने दूसरे स्टेप में पुट किए। तो दूसरे स्टेप में हम भी वैल्यू पुट करेंगे। देखो एरिया कितना है? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा? 33 2 जा 66, ये 33 2 जा हो जाएगा, यहाँ से ये 2 हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसलिए लिख के दिखा दिया, पर खाली जगह भरनी तो यहाँ पे लिख दिया 66। ये 2x प्लस x कितना होता है? 3x प्लस 1। AM की वैल्यू कितनी है? x माइनस 4। AM की वैल्यू कितनी है? x माइनस 4। तो यहाँ पे भी लिखेंगे एज इट इज x माइनस 4। अभी क्या करेंगे? अभी उस तरफ देखते हैं। देखो अभी क्या किया इन्होंने? मल्टीप्लाई किया 3x इंटू एक्स कितना आ गया है? एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, बट इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये भरने के लिए इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्या लिखा है यहाँ पे? 66 इज इक्वल टू 66 इज इक्वल टू क्या लिखा है? 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये एक्सपांशन फॉर्म है, तो इसको क्या करते हैं? हम एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस ये 1 x माइनस 4, ठीक है। दोनों के साथ इस दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 12 ये x प्लस ये 1 इंटू एक्स आ जाएगा x, 1 इंटू माइनस 4 आ जाएगा माइनस 4। तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 12x प्लस x। ये माइनस है, ये प्लस है, 12 में से गया, कितना बचा? 11। तो यहाँ पे लेंगे माइनस 11x माइनस 4, ठीक है, माइनस 4। अब ये 66 इधर आ गया, क्या हो जाएगा? माइनस 66। तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 66 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 70। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ये प्लस लिखा है ना इन्होंने, ये शायद गलत लिखा है, ठीक है, ये शायद इन्होंने गलत लिखा है क्योंकि गलत ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 11x और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 70, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अगर प्लस दिया है तो मेरा गलत हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने सही दिया है, मैंने वैल्यूज गलत लिखे है क्या? नहीं, मैंने भी तो सही लिखा, ठीक है। देखते हैं आंसर आने के बाद हमें पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? -11 और
प्रोडक्ट कितना चाहिए 7 3 21, मतलब 210 उसका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो क्या करेंगे भैया जी, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए -1, और यहाँ पे एडिशन नहीं, यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन में यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे आएगा -11। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? देखो 3 × x x², 3 4 12 12 -12 प्लस x मतलब 11 -11x, 4 1 4। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है, 66 इधर आ गया, ये -66 हो जाएगा, 4 और -66 हो जाएगा -70, ठीक है। तो यहाँ पे यही इक्वेशन तो आएगा, 7 3 होता है 21 मतलब 210, तो अभी यहाँ पे आना चाहिए 11। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो अभी हम कर सकते हैं 21 10, ठीक है, 21 10। ये माइनस में चाहिए तो इसको माइनस लगा देंगे, इसको प्लस, क्या आ जाएगा -11, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो डायरेक्ट फैक्टर निकालने का है, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, डायरेक्ट फैक्टर दिया है। तो कैसे निकालेंगे? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, पर डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते हैं। 3x² में से एक 3x कॉमन निकाला है उन्होंने, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा एक x, और ये क्या बचेगा 3 7 होता है 27, तो यहाँ क्या आएगा -7, x -7, और ये x -7 सेम ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना 10x, ये कितना है 3 7 21x, तो -21x प्लस 10x कितना आ जाएगा -11x, ठीक है। ये देखो 10x -70, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -70 ये, ठीक है। देखो अभी ये ब्रैकेट को एज इट इज लिखो, x -7, एक ब्रैकेट लिख दिया है ना 3x + 10, तो दूसरा आएगा x -7, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है 3x + 10 और x -7 = 0। अभी देखो 10 इधर आ गया तो माइनस हो गया, 3 डिवाइड में चला गया, तो बट लेंथ जो भी होंगे वो कभी भी निगेटिव नहीं होते, लेंथ जो भी होते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होते। इसका मतलब हमारा जो आंसर आने वाला यही पे आना है। x = क्या है 0 है ना, x -7 = 0, इसका मतलब -7 उधर क्या है तो क्या हो जाएगा 7, इसका मतलब हमारा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 7, ठीक है। मतलब ये जो हमारा AB का लेंथ है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये AB का लेंथ कितना है x है, मतलब AB कितना आएगा हमारा 7, AB कितना आएगा हमारा 7, क्या सेंटीमीटर। देखो एरिया सेंटीमीटर में दिया है, इसका मतलब ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। x = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। CD कहाँ पर है, ये CD कितना है 2x + 1, सो 2 × 7 कितना हो जाएगा, 2 7 14 + 1 कितना आ जाएगा, कितना होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद दिया है AD = ये AD और ये BC दोनों सेम है। देखो 7 - 2 मतलब x - 2 मतलब क्या हो जाएगा 7 - 2, इसका मतलब ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हाइट भी पता कर लेंगे, क्या है x -4, इसका मतलब 7 - 4, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 2.6 हमारा अभी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको डाउट लगता है, किसी प्रॉब्लम में आपको डाउट लगता है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये जब तक सॉल्व करके नहीं देखते हैं तब तक ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ आपको करना है, ठीक है। पढ़ाने में अगर आपको कोई और तरीका चाहिए हो, इंटरेस्टिंग तरीका चाहिए हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम एंगेज रहे, मेथड नहीं समझ में आ रही हो, दूसरी मेथड चाहिए तो भी बताओ, ठीक है। जो भी आपको छोटी छोटी मेरी भी गलतियां लगती है वो भी आप कमेंट करो, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि मुझे क्या इंप्रूव करना है या फिर मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, वो भी होगा हमारा ज्योमेट्री का, पार्ट 2 का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।